नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा साउथ अफ्रीका की राजनीति को हिला देने वाले फार्मगेट स्कैंडल के बारे में। क्या इसके कारण साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को इस्तीफा देना पड़ेगा, उन्हें हटाया जाएगा, किस तरह से इसका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर इंपैक्ट पड़ेगा, भारत और अन्य देशों के साथ साउथ अफ्रीका के संबंधों पर इसका कैसे असर पड़ सकता है और इस बड़े सींग वाली गाय का इस पूरे स्कैंडल से क्या लेना देना है, ये सभी बातें आज हम जानेंगे। फिलहाल ब्रिक्स के एक महत्वपूर्ण सदस्य साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा अपने देश में आलोचना का शिकार हैं कि उन्होंने करप्शन किया है और उनके देश के कई लोग उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो हो सकता है कि उन्हें इम्पीच भी कर दिया जाए, उनके खिलाफ एक अभियोग चलाया जाए, महाभियोग चलाया जाए और राष्ट्रपति के पद से अपदस्थ कर दें। लेकिन इस पूरे मामले में फार्म गेट का जो फार्म है ये भारत के खेत से थोड़ा सा अलग है। भारत में हम फार्म कहते हैं मोस्टली किसान जहां पर खेती करते हैं उस खेत को, लेकिन साउथ अफ्रीका में गेम फार्म एक अलग प्रकार की जगह है जो हजारों हेक्टेयर में फैला होता है और यहां पर जंगली जानवरों को रखा जाता है और उन्हें ब्रीड किया जाता है। उसके कई पर्पज हैं। नंबर 1, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं उनमें अगर कभी उनकी आबादी कम हो जाए तो यहां से उन्हें वहां भेज देते हैं, विस्थापित कर दिया जाता है। सेकेंड, उन्हें मीट के लिए मारा जाता है और बेचा जाता है। थर्ड, लोगों को शिकार करने के लिए यहाँ इनवाइट किया जाता है। हजारों डॉलर के लाइसेंसेस बिकते हैं और इन हजारों हेक्टेयर के बड़े बड़े फार्म्स पर विदेशी सैलानी आकर यहाँ पर शिकार करते हैं लीगली, या फिर कई बार फोटोग्राफी करने भी आते हैं। बिकॉज सम पीपल लाइक टू शूट विद द गन्स, सम लाइक टू शूट विद कैमरा लेंसेज। तो कुल मिलाकर गेम फार्म हजारों हेक्टेयर में फैले हुए बड़े बड़े अभ्यारण्य की तरह है, लेकिन ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पर होते हैं और इनमें जानवरों का अलग अलग इस्तेमाल हो सकता है। तो साउथ अफ्रीका जो कि वाइल्ड लाइफ में दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, बड़ी संख्या में यहाँ जंगली जानवर हैं, उसमें इस तरह की गेम फार्म्स भी बहुतायत में है और ये टूरिस्ट के बीच में एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी एक इसी प्रकार के गेम रिजर्व के मालिक हैं जिसका नाम है फला फला। अब याद रखिए कि ये वाले जो रिजर्व्स हैं इनमें 5 स्टार रिजॉर्ट जैसी ठहरने की भी सुविधाएं होती है। तो आपको अगर कुछ नहीं केवल वाइल्ड लाइफ देखनी है तो भी आप इन प्राइवेट रिजॉर्ट्स पे जाकर रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं और इसीलिए ये काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में भी काम करते हैं। तो राष्ट्रपति रामाफोसा का ये फला फला फार्म साउथ अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है और यहाँ पर एक स्पेशल प्रकार की गाय की प्रजाति को रखा जाता है। तो ये बैल है, गाय तो नहीं, बैलों के लिए रखते हैं मेनली। अंकोले प्रजाति इनको कहा जाता है और इसके सींग काफी बड़े हैं। जो आप देख सकते हैं कि इंसान यहाँ पर खड़ा है, उसके सामने इसके बैल के सींग कितने बड़े हैं और ये ब्रीडिंग करी जाती है इन अंकोले बैल की इस पर्टिकुलर फार्म पर। आगे बढ़ें, इस पूरे स्कैंडल के बारे में जाने उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त करने हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उसे कर सकते हैं। अब इस पूरे स्कैंडल की शुरुआत होती है फरवरी 2020 के महीने में। सिरिल रामाफोसा का 4,500 हेक्टेयर में फैला ये फला फला फार्म, इसमें कई बिल्डिंग्स इनके घर के रूप में भी बनी हुई है। तो लग्जरी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर और इस घर में चोरी होती है और चोर यहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स चुरा कर ले जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये $4 मिलियन यूएस करेंसी में थे। देवर यूएस डॉलर्स, नॉट द साउथ अफ्रीकन रैंड। साउथ अफ्रीका की करेंसी है रैंड। 18 रैंड लगभग $1 के बराबर होता है, $1 के बराबर। तो यहाँ पर $4 मिलियन की चोरी होती है। रैंड में ये अमाउंट और भी बड़ा है, मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना होता है। और इस चोरी को उस समय दबा दिया गया। कई महीनों तक तो ये जनता को पता भी नहीं चला, मीडिया को पता भी नहीं चला कि यहाँ पर चोरी हुई है और इतने मिलियंस ऑफ डॉलर चुरा लिए गए। फिर उसके बाद कोविड भी आ गया था तो दुनिया और जगह बिजी हो गई। फाइनली इस साल काफी चर्चा में ये स्कैंडल रहता है और साउथ अफ्रीका के ही कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो राष्ट्रपति की खुद की पार्टी के हैं वो उनके खिलाफ एक जांच बिठाने की बात करते हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द पर्सन्स इज द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसी, जो उन्हीं की सरकार का एक अपॉइंटेड व्यक्ति है, लेकिन अब पॉलिटिकली उन दोनों की बनती नहीं है। तो इन्होंने रामाफोसा के खिलाफ एक जांच आयोग बिठाया और ये जांच आयोग इस तथ्य की जांच करेगा कि ये $4 मिलियन आए कहां से और अगर आए थे तो ये चोरी हो गए तो इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई। तो एलिगेशंस ये हैं कि $4 मिलियन ये करप्शन का पैसा था जो राष्ट्रपति ने अपने फार्म हाउस पर एक तरह से छुपा रखा है और चोरों ने जब चोरी करी तब ये वहां पर गद्दे में, फर्नीचर में, जगह जगह पैसा छुपाया हुआ था। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई तिजोरी में छुपा रखा था, इट वॉज हिडन इन वेरी ऑब्सक्योर प्लेसेस। तो अक्सर जैसे गद्दे के नीचे लोग पैसे छुपा देते हैं, वैसे ही ये $4 मिलियन वहां पर फर्नीचर के अंदर से चुराए गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि चोरों की सीसीटीवी फुटेज कैप्चर हुई थी, लेकिन उन चोर को आज दिन तक 2.5 साल बाद भी पकड़ा नहीं जा सका है। जबकि पहली बात तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के घर पर चोरी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उन चोरों का 2.5 साल तक ना पकड़ा जाना ये और भी ज्यादा
सस्पिशियस है। अगर पुलिस चाहे तो 2-4 दिन के अंदर इन चोरों को पकड़ सकती थी, लेकिन उस समय की पुलिस के जो स्टेटमेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि चोर बॉर्डर क्रॉस करके नामीबिया में चले गए, इसीलिए हम उन्हें पकड़ नहीं पाए। अब अभी आरोप ये लग रहे हैं कि रामाफोसा ने ये सारा पैसा करप्शन से इकट्ठा किया, मनी लॉन्ड्रिंग से इकट्ठा किया और इसे यहां पर रख दिया। रामाफोसा कह रहे हैं कि मैंने करप्शन से इकट्ठा नहीं किया है, मेरा जो फार्म हाउस है वो बहुत प्रॉफिटेबल है, ये जानवर, ये जो बैल हैं ये बहुत महंगे बिकते हैं, इनका मैं हर साल ऑक्शन करता हूं और ये ऑक्शन में मुझे लाखों करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। लेकिन अगर ये पैसे आ भी गए, चलो मान लेते हैं कि बैल से पैसे कमा लिए, तो ये फॉरेन करेंसी है, यूएस डॉलर है, $4 मिलियन, ये कहां से आया? अगर ये देश में इलीगल तरीके से आया है तो फिर आप करेंसी, फॉरेन करेंसी के जो लॉज हैं उनको तोड़ रहे हैं, अगेन दैट इज करप्शन। तो कुल मिलाकर यहां पर दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि ऐसा नजर आ रहा है कि पूरी दाल ही काली है। क्योंकि पहले तो ये चोरी पुलिस से छुपाई गई, टैक्स अथॉरिटीज को बताया नहीं गया कि कितना पैसा चोरी हुआ है, वो तो ऑपोजिशन पार्टीज ने कहीं से सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया, फिर लोकल पुलिस ने भी अमाउंट बताया कि $4 मिलियन चुराए गए हैं, तब जाकर ये पूरी करप्शन स्कैंडल की खबरें बाहर आई हैं। तो जून के महीने में पार्लियामेंट ने एक पैनल बनाया, एक जांच समिति बनाई जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, और अभी दिसंबर में उसकी रिपोर्ट आ चुकी है उस पार्लियामेंट्री पैनल की, और इस पैनल की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि राष्ट्रपति ने देश के एंटी करप्शन लॉज की अवहेलना करी है, उन्होंने देश के करप्शन के लॉज को तोड़ा है, इसीलिए इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। अब सबसे पहला सवाल है कि ये पैसा आया कहां से? नंबर 1 क्वेश्चन ये है। और पैसा अगर डॉलर में था तो डॉलर में साउथ अफ्रीका में कहां से एंटर हुआ, किस चैनल के माध्यम से ये देश में लाया गया? आप ऐसे ही किसी और देश की करेंसी इतनी बड़ी संख्या में किसी दूसरे देश में नहीं लेकर जा सकते। कभी आप भी गलती से कोशिश मत कर लेना कि जेब में 2000 के नोट डाल के चल पड़े किसी और देश, एयरपोर्ट पे रोक लिए जाओगे कस्टम अथॉरिटीज के द्वारा, और जेल भी हो सकती है अगर मनी एक लिमिट से ऊपर है। एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट लॉ। ज्यादातर देशों में करेंसी लाने के लीगल तरीके ही होते हैं, इलीगली आप नोट उठाकर किसी देश में नहीं जा सकते। तो ये $4 मिलियन यहां पर कहां से आया? नंबर 1 इज दैट। सेकंड, अगर राष्ट्रपति कह भी रहे हैं कि चलिए उनके फार्म हाउस से उनको इनकम हो रही है, लेकिन ये इनकम कहीं राष्ट्रपति के पद का दुरुपयोग तो नहीं कि वो अपने बिजनेस और ऑफिशियल इंटरेस्ट को मिक्स कर रहे हैं? क्या उन्हें इतने दाम गाय भैंसों के इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं? यही सबसे बड़ा यहां पर मुद्दा है। अब इसके रैमिफिकेशन यानी कि इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है? देखिए, रामाफोसा 2024 में फिर से चुनाव लड़ने के मूड में है। 2019 में आखिरी बार यहां चुनाव हुआ था, तब ये चुनाव जीत गए थे। 5 साल का कार्यकाल होता है भारत की तरह यहां पर भी, और अब नए चुनाव 2024 में होंगे। लेकिन इन चुनाव से पहले साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी पार्टी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये अपना एक सम्मेलन आयोजित करेगी। 2023 में ये आयोजन होने वाला है, और ANC साउथ अफ्रीका में पिछले 30 साल से पावर में है, और ये पार्टी चुनाव से पहले अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है। तो ये माना जाता है कि जो पार्टी का अध्यक्ष है वही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा और वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो अगर पार्टी का भरोसा सिरिल रामाफोसा से उठ गया है तो आने वाले कुछ महीनों में उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। तो यहां पर क्या क्या हो सकता है? नंबर 1, आइदर रामाफोसा कैन रिजाइन, तो अभी फिलहाल तो उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। सेकंड, उनके खिलाफ एक अभियोग चलाया जा सकता है, महाअभियोग चला के उन्हें हटाया जा सकता है, इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी। और तीसरा, वो ANC के अध्यक्ष पद से वोटिंग के द्वारा हटा दिए जाएंगे, और अगर वो पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उन्हें राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और कोई नया व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रपति बन जाएगा। हालांकि चुनाव 1 साल बाद होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वो रिमेनिंग 1 साल का जो कार्यकाल है वो नया व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर पूरा करेगा। तो रामाफोसा तो यही कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये सारा पैसा जो है ये मेरे जानवरों की बिक्री से आया है और इसमें कोई क्रिमिनल कॉन्डक्ट नहीं है। और ये कौन से जानवरों की बात कर रहे हैं? तो अंकोले ब्रीड की जो नस्ल है, ये अंकोले ब्रीड के जो बैल हैं, इनके सींग काफी बड़े होते हैं और इनकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। अब रामाफोसा ने इस साल अभी 4 महीने पहले एक और ऑक्शन करवाया। ऑक्शन का क्या मतलब है? तो देखिए, साउथ अफ्रीका में जब ये बड़े बड़े गेम रिजर्व्स में अपने जानवरों को बेचना होता है तो ये बोली लगाते हैं। उसके लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन इधर उधर से आते हैं और वहां पर प्रॉपरली बोली लगती है कि ये वाला जानवर है, इसके लिए कौन बोली लगाएगा। तो अभी हुआ ये कि रामाफोसा ने इतना कुछ होने के बावजूद अगस्त महीने में एक ऑक्शन किया जिसमें इनके 26 बैल 6.8 मिलियन रैंड में बिकते हैं। ये राशि मेरे ख्याल से हो जाएगी लगभग $4 लाख के आसपास, अप्रोक्सीमेटली $500,000 आप कह लो। तो $500,000 में इन्होंने 26 बैलों को बेचा है। तो कुल मिलाकर ये दुनिया को यही बताना चाह रहे हैं कि भाई साहब, मैं तो 100-200 बैल बेचकर ही $4 मिलियन कमा सकता हूं। लेकिन ये वाली जो सेल हुई है इस पर क्रिटिक्स ने बहुत आलोचना करी इनकी, क्योंकि एक्चुअली में मार्केट में जानवरों का प्राइस इतना हाई नहीं है। इस बार उन्होंने जानबूझकर दुनिया को बस बताने के लिए कि इतने महंगे बैल मैं बेच सकता हूं, स्पेसिफिकली कुछ लोगों को बुलाया, उन लोगों ने ऊंची ऊंची बोलियां लगाई और एक इन्फ्लेटेड प्राइस पर ये बैल खरीदे गए, जस्ट टू शो द वर्ल्ड, जस्ट टू शो द मीडिया एंड द कंट्री कि हाँ इतने महंगे जानवर बिक रहे हैं, जबकि मार्केट में रियल वैल्यू इतनी नहीं है। तो $4 मिलियन कहां से आए? और ये 4 मिलियन का आंकड़ा बाय द वे चेंज भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक हमको मिला है।
अब ये जो पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट है उसने एक बात और कही कि मान लीजिए जानवर बेचकर रामाफोसा ने ये पैसे कमाए भी हैं, तो ऐसे में ये पैसे उन्हें इलीगली डॉलर के रूप में तो नहीं लेने चाहिए थे। आप कम से कम रैंड में तो ट्रांजैक्शन करो, जो आपके देश की करेंसी आप उसमें नहीं दूसरे देश की करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जबकि आप खुद राष्ट्रपति हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए आपको इस तरह के बिजनेसेस में जाना ही नहीं चाहिए, एंड इट इज द वायलेशन ऑफ सर्टन सेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि जो इस फार्म के आसपास लोग रहते हैं वो बता रहे हैं कि यहां पर 2.5 साल से कोई जानवर नहीं बेचा गया है। अगर इन्होंने 2-3 साल पहले, मान लीजिए 2019 में जानवर बेच के $4 मिलियन कमा भी लिए, तो इनके फार्म पर जानवरों की संख्या कम होनी चाहिए थी। तो फार्म पर जानवरों की संख्या कम नहीं हुई है, ऐसा लोकल रिपोर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है। अब अफ्रीका में जो विपक्षी पार्टियां हैं, बाय द वे अफ्रीका में 30 साल से एक ही पार्टी ANC सत्ता में रही है, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें एक छोटी पार्टी है अफ्रीकन ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। इसने फाइनली पार्लियामेंट में एक मोशन लाया है कि राष्ट्रपति को इम्पीच किया जाए अंडर द सेक्शन 89। और ये सेक्शन 89 पहली बार 2018 में लाया गया था, जब पिछले राष्ट्रपति ने करप्शन किया था। तो पिछले राष्ट्रपति भी करप्ट थे, उन्हें भी करप्शन के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, और तब ये सेक्शन 89 लाया गया। और इस बार इन्हीं सिरिल रामाफोसा के खिलाफ ये सेक्शन लगाया जाएगा। इनफैक्ट इस सेक्शन को लाने के पीछे सबसे बड़ा रोल भी रामाफोसा का था, और उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बना रखी थी कि मैं करप्शन पर बहुत ही स्ट्रिक्ट हूं। कई लोगों पर उन्होंने कार्रवाई भी करी, पर अल्टीमेटली वो खुद करप्शन में पाए गए हैं, लिप्त पाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वो इस्तीफा देंगे। अभी तो मनाही कर रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं। हो सकता है कि उनका इंपीचमेंट हो जाए, या फिर जो ANC की बैठक होती है उसमें उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए। तो जो भी सिनेरियो होता है, ये बात तय है कि रामाफोसा को राष्ट्रपति पद से हटाया जाएगा या खुद हटेंगे। कुल मिलाकर राष्ट्रपति नया आएगा। इसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? यूएस से संबंधों की जहां तक बात है, तो हिस्टोरिकली यूएस साउथ अफ्रीका को सतही तौर पर सपोर्ट करता आया है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में, इकोनॉमिक पॉलिसीज के मामले में यूएस हमेशा से साउथ अफ्रीका को दबाने की कोशिश करता है। जैसे कि साउथ अफ्रीका ग्लोबल साउथ का एक बहुत जबरदस्त एडवोकेट है। जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई बात होती है, कोई वोट होता है, तो उसमें वो ग्लोबली साउथ कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का साथ देता है। यूएस ने 1990 के दशक में साउथ अफ्रीका में सस्ते एड्स की दवाइयों को नहीं पहुंचने दिया था। बाय द वे दवाइयां भारत में मैन्युफैक्चर हो रही थी, और यूएस कहता है कि अरे आपके डॉक्टर तो इस लायक है ही नहीं कि इन कॉम्प्लिकेटेड दवाइयों का ट्रीटमेंट लोगों को दे सकें। आप हमारी दवाइयां लो, यानी कि अमेरिका में बनी हुई दवाइयों को लो जो बहुत महंगी हैं, ये आपके देश में काम आएंगी। ऐसा काम किया था बिल क्लिंटन की सरकार ने 1990s में। सेम ऐसी ही हरकत जॉर्ज बुश के प्रशासन के द्वारा करी गई थाईलैंड के साथ। कुल मिलाकर ग्लोबल साउथ को जबरदस्ती गरीब रखने की ये तरीके थे, और इसमें माना जाता है कि अफ्रीकन नेशंस बहुतों के साथ किया है ये काम, केवल ऐसा नहीं कि साउथ अफ्रीका के साथ। तो ये माना जाता है कि यूएस इनका सच्चा हितैषी शायद नहीं है। ये सारी जानकारियां अगर आपको डिटेल में देखनी है तो यूट्यूब पर एक डॉक्यूमेंट्री है फायर इन द ब्लड, आप इसको देख सकते हो कि कैसे WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट के कारण अफ्रीका के गरीब देश और गरीब बनाए जा रहे हैं, और इन्हें सस्ती दवाइयों का जो एक्सेस है वो मिलने से रोका जा रहा है। फिर बात करते हैं 2020 की। तो जब कोविड के बाद वैक्सीन्स आती हैं, उस समय साउथ अफ्रीका और इंडिया ने बहुत पुश किया था कि कोविड-19 वैक्सीन्स का पैटेंट कुछ सालों के लिए हटा दिया जाए, टेम्पररीली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वेव ऑफ कर दिया जाए, ताकि दुनिया के हर देश में जल्द से जल्द ये वैक्सीन पहुंच जाए। जितने भी विकसित देश हैं, UK, US, इन्होंने मना कर दिया WTO में कि हम ये नहीं होने देंगे। हमारी कंपनियों ने जिन्होंने वैक्सीन डेवलप की है उन्हें पूरा प्रॉफिट कमाने दीजिए, हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वेव ऑफ नहीं करेंगे। जहां तक बात है ब्रिक्स में भारत और साउथ अफ्रीका के पार्टनरशिप की, तो साउथ अफ्रीका भी ब्रिक्स में मेंबर होने के नाते भारत के साथ इंटरनेशनल मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका साथ देता है। फॉर एग्जांपल, जो रशिया के खिलाफ वोट हुआ था UN में, उसमें भारत ने भी एब्सटेन किया, हमने रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया था, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं किया। तो ब्रिक्स के मेंबर्स होने के नाते यहां पर देखा गया कि रशिया का इन्होंने साथ दिया है। अगर साथ नहीं दिया तो विरोध नहीं किया है, ठीक है। साथ देना और विरोध करना, उसके बीच में एक लाइन होती है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, जिसे कहते हैं कि एब्सटेन कर जाओ, किसी में वोट ना करो। तो ये मध्य मार्ग इन दोनों देशों ने अपनाया था। अब अगर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति पद से हटते हैं तो नया राष्ट्रपति कौन बनेगा? मोस्ट प्रोबेबली जेकब ज़ुमा पावर में आ जाएंगे। जेकब ज़ुमा 2009 से 2018 तक साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, और सन 2016 में और 17 में इन पर आरोप लगे थे कि ये बहुत करप्ट हैं। एक गुप्ता ब्रदर्स नाम के बड़े व्यवसायी हैं साउथ अफ्रीका में, वो इनकी सरकार चलाते हैं, पूरी तरह से उनको पैसा वैसा देते हैं। इन आरोपों के चलते ज़ुमा को 2018 में इस्तीफा देना पड़ा, और उनकी जगह रामाफोसा राष्ट्रपति बने थे। तो एक करप्ट प्रेसिडेंट गया, उसकी जगह दूसरा आया जो कहता है कि मैं करप्ट नहीं हूं, लेकिन 4-5 साल बाद पता चलता है कि ये भी करप्शन में लिप्त हैं। तो रामाफोसा के इंपीचमेंट से मोस्ट प्रोबेबली यही वापस आएंगे। और जेकब ज़ुमा की इमेज यह है कि वो अमेरिका के काफ़ी नज़दीक हैं। ही वॉज करप्ट, डेफिनेटली करप्शन बहुत ज़्यादा हाई चल रहा था उनके समय पर। इनफैक्ट इन पर पहले कुछ रेप के भी आरोप लगे हुए हैं, हालांकि वो बरी हो गए थे, बट ये काफ़ी
टेंटेड कैंडिडेट या फिर कहते हैं ना कि कंट्रोवर्शियल राष्ट्रपति रहे थे साउथ अफ्रीका के। अब साउथ अफ्रीका में जेकब ज़ुमा का शासन अगर आ जाता है तो अमेरिका के लिए तो ये अच्छी खबर होगी, क्योंकि ब्रिक्स को कमजोर करने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट उनको मिल जाएगा। लेकिन क्या ये साउथ अफ्रीका को करप्शन से बाहर निकाल पाएंगे? मोस्ट प्रोबेबली नहीं, मेरे अनुसार तो नहीं, क्योंकि जेकब ज़ुमा अपने आप में बहुत करप्ट रहे हैं। ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग करप्ट। तो ये तो कहानी थी इस पूरे स्कैंडल की। बाय द वे एक पॉइंट मिस कर गया था मैं पहले, आपको अभी बता देता हूं। सिरिल रामाफोसा कह रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा इसीलिए है क्योंकि मैं एक बहुत ही अमीर व्यवसायी हूं, जो बात बिल्कुल सही है। और पॉलिटिक्स में आने से पहले 20 साल तक उन्होंने बिजनेस किया है और बहुत ही अमीर व्यवसायी है। ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन साउथ अफ्रीका और उनका नेटवर्थ आज के समय 450 मिलियन यूएस डॉलर का बताया जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो ठीक है, $4 मिलियन ऐसे छुट्टा चेंज ही हो गया आपके पास पड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि $4 मिलियन ऐसे कोई भी सीरियस व्यवसायी लूज कैश के रूप में नहीं रखता है। ये पैसा करप्शन का ही हो सकता है, तभी आपने कैश के रूप में इसको इतनी बड़ी संख्या में अपने फार्म हाउस पर छुपा रखा था। और शायद ये चोरी करने की जो कोशिश हुई थी उसको दबाया भी इसीलिए गया ताकि ये खबर कभी मीडिया में ना आए, ठीक है। लेकिन उनका वन ऑफ द डिफेंस इज दैट आई एम अ मल्टी मिलियनेयर, तो मेरे पास इतने पैसे हो जाते हैं। आप लोगों के गाय भैंस नहीं बिकते होंगे इतने महंगे, लेकिन मेरे तो बिकते हैं, ये उनके कहने का तात्पर्य है। तो आप लोगों को इस पर क्या कहना है? फीडबैक अपना वीडियो के बारे में जरूर बताइए। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, उससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप मेरे काउंसलर से फोन पे बात कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके कहिए कि महिपाल सर के वीडियो को देखकर हम कॉल कर रहे हैं, हमें यूपीएससी के बारे में बताया जाए। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है, देश के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ना है, तो भी आप इस फोन नंबर पर कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और बेस्ट डिस्काउंट भी आपको फोन करने के बाद ही मिलेगा। और याद रखिए कि अभी हमारे 6 मंथ रिवीजन बैचेस हमने स्टार्ट किए हैं, जिनका नाम है रफ्तार और एक्सेलरेट। ये दोनों बैचेस 1 दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं। इंग्लिश और हिंदी भाषा दोनों में आप इनको अवेल कर सकते हैं। याद रखिए 300 घंटे में पूरा कोर्स यहां पर पढ़ाया जाएगा, तो इसमें आप ज्वाइन कीजिए और 6 महीने के लिए केवल यहां पर 22,500 रुपीज में आप सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। ओके, सो यूजिंग द कोड महिपाल यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 22,500 विल बी द प्राइस। सीसैट के लिए भी हमने अलग से टेस्ट सीरीज नॉट टेस्ट सीरीज सीसैट का कोर्स लॉन्च किया है, इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी आपको ईएमआई ऑप्शन पर ये कोर्सेज चाहिए तो भी आप फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ईएमआई पर हर महीने आप पे करके ये कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी के लिए लास्ट माइल प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, इसमें देश के टॉप माइंड्स आकर आपको मेंटोर करेंगे। हमारे डाउट्स और सोल्यूशन सेक्शन को भी जरूर चेकआउट कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।